बच्चों, आज हम सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर का अगला अध्याय पारिवारिक समस्या का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे प्रथम टॉपिक है दहेज प्रथा। बच्चों, आप लोगों को पता ही होगा कि हिंदू विवाह से संबंधित विभिन्न समस्याओं में से दहेज की समस्या एक भीषण समस्या है। शिक्षा का प्रसार एवं जीवन स्तर में सुधार के साथ साथ दहेज की समस्या घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। सबसे प्रथम हम ये जान लें कि हम दहेज किसे कहते हैं, या दहेज का वास्तविक अर्थ क्या है, या इसका विकृत स्वरूप किस रूप में उभर कर आया है। सामान्यतः दहेज उस धन या संपत्ति को कहते हैं जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। फेयरचाइल्ड ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज का अर्थ कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान निधि है जिसे विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को, अथवा विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति ने किसी दूसरे पक्ष अथवा उसके किसी व्यक्ति को विवाह के समय, विवाह के पहले या विवाह के बाद विवाह की एक आवश्यक शर्त के रूप में दी हो अथवा देना स्वीकार किया हो। दहेज की यह परिभाषा अत्यंत विस्तृत है, जिसमें वर मूल्य एवं कन्या मूल्य दोनों ही आ जाते हैं। कभी कभी वर मूल्य एवं दहेज में अंतर किया जाता है। दहेज लड़की के माता पिता स्नेहवश देते हैं, वह पूर्व निर्धारित नहीं होता और कन्या पक्ष की सामर्थ्य पर निर्भर होता है, जबकि वर मूल्य वर के व्यक्तिगत गुण, शिक्षा, व्यवसाय, कुलीनता तथा परिवार की स्थिति आदि के आधार पर वर पक्ष की ओर से मांगा जाता है और विवाह से पूर्व ही तय कर लिया जाता है। किंतु वर्तमान में दहेज का प्रचलन वर मूल्य के रूप में या विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में ही होता है। वर्तमान में तो दहेज प्रथा का स्वरूप बहुत ही विकृत हो चुका है। अब तो विवाह संबंध तय करते समय ही काफ़ी सौदेबाजी होने लगी है। यदि ये कहा जाए कि दहेज के रूप में लड़की के माता पिता का शोषण किया जाता है, तो इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। सामान्यतः सभी माता पिता विवाह के अवसर पर अपनी लड़की को अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, आभूषण और अन्य वस्तुएं देना चाहते हैं और देते भी हैं, परंतु दहेज प्रथा का स्वरूप आज इतना विकृत हो चुका है कि लड़कियों के परिवारजनों को दहेज जुटाने के लिए या तो कर्ज लेना पड़ता है, या अपनी ज़मीन जायदाद तक बेचनी पड़ती है, या रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, अथवा उन्हें अपनी लड़कियों का विवाह अयोग्य लड़कों के साथ करने को बाध्य होना पड़ता है। आज के समय में योग्य लड़के मिलने की परेशानी रहती है और लड़कियों का विवाह एक गंभीर समस्या बन गया है। अब हम यहाँ पर दहेज के विभिन्न कारण या उसके प्रेरक तत्वों की बात करेंगे। सबसे पहला कारण है जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र। इसका तात्पर्य कि जब कन्या का विवाह अपने ही वर्ग, जाति या उपजाति में करना होता है, तो विवाह का दायरा बहुत सीमित हो जाता है और योग्य वर के लिए दहेज देना आवश्यक हो जाता है। दूसरा बिंदु है बाल विवाह। बाल विवाह के कारण वर एवं वधू का चुनाव उनके माता पिता द्वारा किया जाता है और वे अपने लाभ के लिए दहेज की मांग करते हैं। तीसरा बिंदु है विवाह की अनिवार्यता।
हिंदुओं में कन्या का विवाह अनिवार्य माना गया है। इसका लाभ उठाकर वर पक्ष के लोग अधिकाधिक दहेज की मांग करते हैं। चौथा बिंदु है कुलीन विवाह। कुलीन विवाह के कारण ऊंचे कुल के लड़कों की मांग बढ़ जाती है और उन्हें प्राप्त करने के लिए कन्या पक्ष को दहेज देना पड़ता है। अगला बिंदु है शिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा। वर्तमान समय में शिक्षा एवं व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का अधिक महत्व होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह शिक्षित और प्रशिक्षित लड़के के साथ करना चाहता है, जिसके लिए उसे दहेज देना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ऐसे लड़कों की समाज में कमी पाई जाती है। अगला बिंदु है धन को महत्व। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो समाज में धन का महत्व बढ़ गया है और आज तो इसके आधार पर ही व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को भी निर्धारित कर दिया जाता है। जिस व्यक्ति को अधिक दहेज प्राप्त होता है उसकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ जाती है। काले धन की वृद्धि ने भी दहेज को बढ़ावा दिया है। अगला बिंदु है महंगी शिक्षा। वर्तमान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए काफ़ी धन खर्च करना पड़ता है, जिसे जुटाने के लिए वर पक्ष के लोग दहेज की मांग करते हैं। शिक्षा के लिए गए ऋण का भुगतान भी दहेज के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट, प्रदर्शन द्वारा झूठी प्रतिष्ठा। यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग अपनी प्रतिष्ठा और शान का प्रदर्शन करने के लिए अधिकाधिक दहेज देने और लेने में विश्वास रखते हैं। दहेज लेने और देने वाले दहेज के लेन देन में प्रतिस्पर्धा करते हैं। नेक्स्ट है गतिशीलता में वृद्धि। वर्तमान समय में यातायात के साधनों की उन्नति एवं विकास हुआ है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण बढ़ा है। परिणाम स्वरूप एक जाति एवं उपजाति के लोगों की गतिशीलता में वृद्धि हुई है और वे दूर दूर तक फैल गए हैं। इस कारण अपनी ही जाति या उपजाति में वर ढूंढना कठिन हो गया है। फलस्वरूप दहेज प्रथा को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रथा। दहेज प्रथा का प्रचलन समाज में एक सामाजिक प्रथा के रूप में पाया जाता है। जो व्यक्ति अपनी कन्या के लिए दहेज देता है वह अपने पुत्र के लिए दहेज प्राप्त करना चाहता है। अंतिम बिंदु है आर्थिक प्रतिस्पर्धा। यदि हम आज के युग में देखें तो आर्थिक प्रतिस्पर्धा निरंतर बढ़ती जा रही है और प्रत्येक व्यक्ति जीवन के भौतिक सुखों की ओर भाग रहा है। अतः व्यक्ति की इच्छा किसी भी प्रकार से धन प्राप्त करने की रहती है और दहेज उसका एक माध्यम हो जाता है। बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि दहेज किन किन कारणों से समाज में विकृत रूप धारण करता जा रहा है। अब अगला हेडिंग है हमारा समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव या दोष। इसमें हम उन समस्याओं का वर्णन करेंगे जो दहेज के परिणाम स्वरूप समाज में उत्पन्न हो गई हैं। जैसे सबसे पहला बिंदु है बालिका वध। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता ही होगा कि जब लड़कियों के विवाह के समय दहेज की मांग अधिक होती जा रही है तो कई समाजों में ये प्रचलन हो गया है, खासकर राजस्थान में भी ये प्रचलन है कि जिसमें बच्चे यानी कि कन्या को पैदा होते ही मार दिया जाता है। हालांकि इस कुप्रथा का प्रचलन राजस्थान में विशेष रूप से रहा है, किंतु वर्तमान में ये समाप्त हो चुकी है। दूसरा बिंदु है पारिवारिक विघटन। कम दहेज देने पर कन्या को ससुराल में अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। दोनों परिवारों में तनाव और संघर्ष पैदा हो जाता है और जो पति पत्नी है उनका सुखी जीवन भी उजड़ जाता है। अगला परिणाम उसका जो है कुप्रभाव जो है वो है आत्महत्या एवं हत्या। जिन लड़कियों को दहेज अधिक नहीं दिया जाता उन्हें अपनी ससुराल में साधारणतः सम्मान नहीं मिल पाता और कई बार
उन्हें परेशान भी किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और कई बार इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं या फिर दहेज की प्राप्ति न होने पर ससुराल वाले उस लड़की की हत्या तक कर देते हैं। नेक्स्ट है ऋणग्रस्तता। दहेज देने के लिए कन्या के पिता को रकम उधार लेनी पड़ती है या अपनी ज़मीन, जेवरात एवं मकान आदि को गिरवी रखना या बेचना पड़ता है और परिवार ऋणग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट बिंदु है निम्न जीवन स्तर। कन्या के लिए दहेज जुटाने के लिए परिवार के जो सदस्य हैं वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में निरंतर कटौती करते रहते हैं, क्योंकि उनका प्रयास रहता है कि वो बचत कर पाएँ जिससे वो अपनी कन्या का विवाह कर सकें। इसके कारण भी उनके परिवार का जीवन स्तर गिर जाता है। नेक्स्ट है बहुपत्नी विवाह। दहेज प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति कई विवाह करता है। इससे बहुपत्नित्व का प्रचलन बढ़ा है और आजकल ये कुप्रथा को कानून द्वारा रोक दिया गया है। नेक्स्ट है बेमेल विवाह। दहेज के अभाव में कन्या का विवाह अशिक्षित, वृद्ध, कुरूप, अपंग और अयोग्य व्यक्ति के साथ भी करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में कन्या को जीवन भर कष्ट उठाना पड़ता है। नेक्स्ट है विवाह की समाप्ति। जब दहेज के अभाव में कई लोग अपने वैवाहिक संबंध कन्या पक्ष से समाप्त कर देते हैं। कई बार तो लड़के वाले दहेज के अभाव में तोरण द्वार से बारात वापस तक लौटा लाते हैं और कई कन्याओं को कुंवारी तक रहना पड़ता है। नेक्स्ट है अनैतिकता। दहेज के अभाव में लड़कियों का देर तक विवाह न होने पर कुछ लड़कियां अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति अनैतिक तरीकों से करती हैं। इससे भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है अपराध को प्रोत्साहन। दहेज जुटाने के लिए कई अपराध भी किए जाते हैं। रिश्वत, चोरी, गबन के द्वारा व्यक्ति धन एकत्रित करता है। आत्महत्या एवं भ्रष्टाचार में भी निरंतर वृद्धि होती है। नेक्स्ट बिंदु है मानसिक बीमारी। दहेज एकत्रित करने एवं योग्य वर की तलाश में माता पिता निरंतर चिंतित रहते हैं। माता पिता एवं लड़कियों में चिंता के कारण कई मानसिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट बिंदु है स्त्रियों की निम्न स्थिति। दहेज के कारण स्त्रियों की सामाजिक स्थिति गिर जाती है। उनका जन्म अपशकुन माना जाने लगता है और उन्हें भावी विपत्ति का सूचक समझा जाता है। कुछ लोग दहेज के पक्ष में कई तर्क भी प्रस्तुत करते हैं। उनका ये मानना है कि दहेज के कारण कुरूप कन्याओं का विवाह हो जाता है। दूसरा, दहेज न जुटा पाने की स्थिति में कन्याओं को देर तक विवाह नहीं कर पाते और इससे बाल विवाह समाप्त हो जाते हैं। तीसरा पक्ष वो रखते हैं कि दहेज के अभाव में देर तक विवाह न होने पर माता पिता उन्हें शिक्षा दिलाते रहते हैं। इससे स्त्री शिक्षा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है दहेज में नव दंपति को घर बसाने में सहायता मिलती है। अगला तर्क वो देते हैं दहेज से परिवार में स्त्री का मान बढ़ता है, उसे सास ससुर एवं पति का प्रेम मिलता है और परिवार के सदस्यों का कोप भाजन नहीं होना पड़ता। अगला बिंदु वो कहते हैं कि इससे अंतरजातीय विवाह को भी प्रोत्साहन मिलता है। दहेज की अधिक मांग को पूरा न करने पर लड़की अन्य जाति में बिना दहेज के विवाह कर लेती है। तो ऐसे जो पक्ष वो रखते हैं, इन पक्षों में दिए गए जो भी तर्क हैं वो लगभग खोखले हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा दहेज प्रथा का निराकरण, कुछ सुझाव। प्रोफेसर अल्टेकर ने लिखा है
कि हिंदू समाज के लिए ये उचित समय है कि दहेज की दूषित प्रथा को, जिसने अनेक अबोध कन्याओं को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है, समाप्त कर दें। इसके लिए उन्होंने कई सुझाव दिए हैं। सबसे पहला सुझाव है स्त्री शिक्षा। उनका ये मानना था कि स्त्री शिक्षा को अधिकाधिक हमें प्रसारित करना चाहिए ताकि लड़कियां पढ़ लिख कर स्वयं कमाने लगें, उनकी पुरुष पर आर्थिक निर्भरता समाप्त हो और इसके परिणाम स्वरूप विवाह की अनिवार्यता भी न रहे। दूसरा बिंदु है जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता। इसमें वो कहते हैं कि यदि लड़के और लड़कियों को अपना जीवन साथी स्वयं चुनने की स्वतंत्रता दे दी जाए तो दहेज प्रथा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तीसरा बिंदु है अंतर्जातीय विवाह। अंतर्जातीय विवाह की छूट होने पर विवाह का दायरा विस्तृत हो जाता है। परिणाम ये होगा कि दहेज प्रथा समाप्त हो सकेगी। चौथा बिंदु है लड़कों को स्वावलंबी बनाया जाए। इसमें वो कहते हैं कि जब लड़के पढ़ लिख कर स्वयं कमाने लगेंगे तो योग्य वरों की कमी दूर हो जाएगी, उसके लिए प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी, फलस्वरूप दहेज भी घट जाएगा। नेक्स्ट है स्वस्थ जनमत। दहेज विरोधी जनमत तैयार किया जाए जिससे लोगों में जागृति पैदा हो ताकि वे दहेज का विरोध करें। इसके लिए अधिकाधिक प्रचार और प्रसार के साधनों का उपयोग किया जाए। नेक्स्ट वो कहते हैं कि युवा आंदोलन भी एक तरीका है जिसमें दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि युवक स्वयं संगठित होकर इसका विरोध करें और इसके लिए दृढ़ निश्चय का होना अनिवार्य है। अंतिम बिंदु है दहेज विरोधी कानून। दहेज की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि कठोर कानून बनाया जाए, उसका दृढ़ता से पालन करवाया जाए तथा उल्लंघन करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वर्तमान में दहेज निरोधक अधिनियम 1961 लागू है जिसका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। सबसे पहला जो इसको हम नेक्स्ट हेडिंग के अंतर्गत इसको अध्ययन करेंगे, सरकारी प्रयत्न दहेज निरोधक अधिनियम 1961। इस बिंदु में हम ये अध्ययन करेंगे कि ये जो अधिनियम है वो 1 जुलाई 1961 में लागू किया गया और इसकी विभिन्न विशेषताएं हैं। पहला है विवाह से पहले या बाद में विवाह की एक शर्त के रूप में एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई कोई भी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु दहेज कहलाएगी। दूसरा बिंदु है कि विवाह के अवसर पर दी जाने वाली भेंट या उपहार को भी दहेज नहीं माना जाएगा। तीसरा इसमें बिंदु है दहेज लेने व देने वाले इस कार्य में मदद करने वाले व्यक्ति को 6 मास तक की जेल या 5,000 रुपये तक का दंड दिया जा सकता है। चौथा बिंदु है दहेज लेने व देने संबंधी किया गया कोई भी समझौता गैर कानूनी होगा। पाँचवां, विवाह में दहेज के रूप में दी गई वस्तुओं पर पत्नी का अधिकार होगा। छठा, अधिनियम की धारा 7 के अनुसार दहेज संबंधी अपराध की सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा सकती है और ऐसी शिकायत लिखित रूप में 1 वर्ष की अवधि में ही की जानी चाहिए। किंतु इस अधिनियम में कई कमियां थीं जो बाद में दूर कर दी गईं। दहेज संबंधी संशोधित कानून के अनुसार अपराधी को वर वधू या उसके अभिभावक से दहेज मांगने के अपराध में 6 माह से 2 वर्ष तक की सज़ा और 10,000 रुपये या दहेज के मूल्य के बराबर की राशि का जुर्माना किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि जिसमें दहेज अधिनियम की जो असफलता है उसके क्या कारण रहे। यानी सरकार ने अधिनियम तो बनाया लेकिन फिर भी हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि उस अधिनियम में कई कमियां थीं। जैसे उसमें उन्होंने ये बताया कि विवाह के अवसर पर दिए जाने वाले उपहार दहेज नहीं माने जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये सिद्ध नहीं किया जा सका कि कौन सी वस्तुएं उपहार के रूप में और कौन सी दहेज के रूप में दी गई हैं। वर और वधू पक्ष
कानून के शिकंजे से बचने के लिए सभी वस्तुओं को उपहार या भेंट कहेंगे, ना कि दहेज कहेंगे। दूसरा ये रहा कि जिसमें इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी पक्ष के विरुद्ध केवल उसी समय कोई कार्यवाही की जा सकती है जब कोई लिखित शिकायत पेश की जाए। तीसरा ये है कि पुलिस या अदालत इस कानून का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध केवल उसी समय कार्यवाही करेगी जब लिखित में शिकायत होगी। चौथा बिंदु है कि 1 वर्ष बीत जाने के बाद अदालत इस प्रकार की शिकायतों के बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। नेक्स्ट बिंदु है कि इसमें दंड की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। छठा बिंदु है प्रचार प्रसार के अभाव के कारण कई लोगों को इस अधिनियम की जानकारी तक नहीं है। अतः उपर्युक्त अधिनियम को और अधिक कठोर बनाने, दहेज के लेने व देने को अपराध घोषित करने, ताकि पुलिस या अदालत स्वयं ऐसे मामलों के विरुद्ध कार्यवाही कर सके तथा दंड की मात्रा बढ़ाने की दृष्टि से सरकारी स्तर पर दहेज निरोधक अधिनियम में सन 1986 में आवश्यक संशोधन किया गया। अब यह अधिनियम दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में दहेज लेने वाले को 5 वर्ष के कारावास और 15,000 रुपये जुर्माने का दंड देने का प्रावधान है। ऐसे अपराधी की जमानत भी नहीं होगी। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम दहेज प्रथा के विरुद्ध जन जागरण को तैयार करें। तो बच्चों, ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इस चैप्टर में यदि किसी भी बच्चे को कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो व्हाट्सएप पे प्रश्न वो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।